आपको बता दें, याकूब मेमन 1993 के मुंबई बम धमाकों का दोषी, उसकी क्यूरेटिव पिटीशन डिसमिस हो गई है, खारिज हो गई है। यानी कि अब कोई भी कानूनी विकल्प नहीं बचा है। 30 जुलाई की तारीख पहले ही मुकर्रर करी जा चुकी थी याकूब मेमन को फांसी दिलाए जाने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुंबई बम धमाकों के इस दोषी की क्यूरेटिव पिटीशन, जो कि लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है कानून के अंदर, उसको भी डिसमिस कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले टाडा कोर्ट ने याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया गया। फिर उस वक्त कलाम राष्ट्रपति थे जिन्होंने उसकी दया याचिका यानी कि मर्सी पिटीशन ठुकराई। सुप्रीम कोर्ट में इस साल अप्रैल में उसकी रिव्यू पिटीशन, पुनर्विचार याचिका आई थी और उसके बाद फांसी की तारीख मुकर्रर होने के बाद याकूब मेमन ने क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दोपहर ठीक 1:40 पर इस मामले में जजों ने अपना माइंड अप्लाई किया। आपको बता दें, क्यूरेटिव पिटीशन का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, कार्रवाई होती है, वो इन चेंबर्स होती है, यानी बंद कमरे में होती है। ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, पक्षों को नहीं सुना जाता है, सिर्फ फाइलों में देखा जाता है कि आखिरकार क्या वाकई उसमें 2 ही 3 ग्राउंड होते हैं, 2 ही 3 सूरतों में राहत दी जा सकती है। वरना आज तक की तारीख तक अगर देखा जाए तो शायद ही एक आध वाकया हो जब क्यूरेटिव पिटीशन को एंटरटेन किया गया हो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, न्यायपालिका द्वारा। हमारे साथ मनीष अवस्थी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या माना जाए, 30 जुलाई को वारंट पहले ही जारी हो चुका है, अब याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी? जाहिर सी बात है आंचल, इस फैसले का सबको इंतजार था और सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई थी कि आखिर सर्वोच्च अदालत से क्या फैसला आएगा। क्या क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो जाएगी या उसे मान लिया जाएगा या उस पर आगे सुनवाई के लिए अगली तारीख दी जाएगी। लेकिन जो अभी फैसला आया है उसके बाद जिस चर्चा को पिछले कुछ दिनों से बल मिल रहा था कि क्या याकूब मेमन को नागपुर में ही फांसी दी जाएगी, अब इस बात की पुष्टि होती दिखाई दे रही है कि नागपुर में ही 30 जुलाई को सुबह, जो हमारे पास सूत्रों के जरिए जानकारी है, 7:40 का समय मुकर्रर किया गया है। के जो सुपरिंटेंडेंट है योगेश देसाई, मैं ये बताना चाहूंगा इंडिया न्यूज के दर्शकों को, खास तौर पे ये बताना चाहूंगा कि अजमल कसाब को भी फांसी देने वाले यही योगेश देसाई हैं। जब अजमल कसाब को फांसी दी गई थी तब यही सुपरिंटेंडेंट थे। तो और जहां तक याकूब मेमन की बात है, नागपुर के सुपरिंटेंडेंट हैं योगेश देसाई और इन्हीं की देखरेख में सारी तैयारियां चल रही हैं। याकूब मेमन फांसी यार्ड में है और याकूब मेमन के उनके अपने वकील सुबेल फारूक। आऊंगी, आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ आशीष सिन्हा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं। आशीष, याकूब मेमन को अब फांसी दी जाएगी, पूरा रास्ता साफ हो गया है, आखिरी कानूनी विकल्प क्यूरेटिव पिटीशन डिसमिस। जाहिर तौर पर आंचल, जो आखिरी उनके पास कानूनी विकल्प था क्यूरेटिव पिटीशन, वो डिसमिस हो गया है। हालांकि अभी कोर्ट का डिटेल ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन जो अंदर के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि याकूब मेमन की जो क्यूरेटिव पिटीशन थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इंतजार करना पड़ेगा थोड़ी और देर का, जब एक डिटेल ऑर्डर आ जाएगा कि आखिर किन आधारों पर ये क्यूरेटिव याचिका जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। लेकिन जो अभी खबर आ रही है वो सूत्रों के हिसाब से आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन जो याकूब मेमन की थी उसको खारिज कर दिया, जिसका मतलब साफ है कि 30 जुलाई को जो डेथ वारंट जारी किया है टाडा कोर्ट ने वो एक्यूट होगा, यानी 30 जुलाई को याकूब मेमन को फांसी लगाई जाएगी। आशीष, ये भी जानना चाहेंगे, इससे पहले चाहे वो टाडा कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, फिर उसके बाद मर्सी पिटीशन डिसमिस होती है, रिव्यू पिटीशन डिसमिस होती है और आखिरी विकल्प ये क्यूरेटिव पिटीशन का था। कुल मिलाकर याकूब मेमन सिर्फ टाइम बाय करता रहा इस पूरे के पूरे मामले में। 250 से ज्यादा मौतों का, बेगुनाहों की मौतों का वो दोषी पहले ही करार दिया जा चुका था। जाहिर तौर पे आंचल, जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी वो यही स्ट्रेटेजी थी कि किसी भी तरीके से जितना ज्यादा टाइम हो सके वो लिया जा सके, क्योंकि याकूब मेमन की तरफ से आपको ध्यान में भी होगा कि पिछले साल एक पिटीशन फाइल की गई थी और ये कहा गया था कि जो भी केसेस होते हैं जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई है उसमें अगर रिव्यू पिटीशन फाइल होता है तो वो सिर्फ 3 जजेस की बेंच सुने, जिस पर एक लंबी सुनवाई हुई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा था कि जितने भी डेथ केसेस होंगे उसमें 3 जजेस की बेंच सुनवाई होगी। इसमें 1 साल का लंबा प्रोसीजर लग गया। उसके बाद याकूब मेमन ने अपनी जो रिव्यू पिटीशन फाइल की तो उसमें ये कहा था कि एक लंबा समय उनको जेल में हो चुका है। इतना ही नहीं, 1993 का सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्ब ब्लास्ट का जजमेंट दिया था, उस समय टोटल 10 लोगों को
टाडा की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। 9 लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। केवल याकूब मेनन को ही फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो उसमें एक ह्यूमिलिटी का भी आधार दिया था, लेकिन कोर्ट ने ठुकरा दिया। उसके बाद याकूब मेनन का जो टाडा कोर्ट है वो डेथ वारंट जारी करती है और इसी बीच याकूब मेनन क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देते हैं। लेकिन अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि याकूब मेनन की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो चुकी है, जिसका मतलब साफ है आंचल की जो डेथ वारंट था जो टाडा कोर्ट ने जारी किया है वो एक्सक्यूट होगा, यानी 30 जुलाई को मेमन को फांसी दी जाएगी। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए और डिटेल्स जुटाने की कोशिश करिए। मैं मनीष के पास जाती हूँ। मनीष, 22 साल बाद 250 बेगुनाह लोग, उस वक्त 93 के मुंबई धमाके में उनकी मौत हुई थी। 22 साल बाद अब इकलौते जो दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई थी वो एग्जीक्यूट होने जा रही है। क्या ये वाकई इंसाफ है? देखिए आंचल, जहां तक इंसाफ की बात करें, 22 साल, 250 मौतें, 700 से ज्यादा लोग घायल, ये सारी बातों में वक्त तो बहुत लंबा लगा है। लोगों का, जानकार का ये मानना है, जस्टिस पीडी कोदे जिन्होंने ये फैसला सुनाया था, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनका भी ये मानना है कि इसमें थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन ये जरूरी था, क्योंकि एडिंग, अबेटिंग और फैसिलिटेटिंग, यानी ये सारी चीजों को मुहैया कराने वाला और अंजाम देने वाला अगर कोई व्यक्ति था जो कि हमारे कानून के शिकंजे में आया, वो याकूब मेमन था। तो इसके तहत ये सारी सुनवाई और इतने सालों के लंबे अंतराल के बाद ये जो फैसला लिया गया, इसको लेकर जस्टिस कोडे जिन्होंने ये फैसला सुनाया वो ये कहते हैं कि ये जरूरी था और एक संदेश जाना चाहिए। सरकार भी जो पिछले कुछ समय से दाऊद को लेकर शिकंजा कसने की बात कर रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि याकूब मेमन की इस फांसी के बाद दाऊद पर शिकंजा कसने की ये पहली कदम, पहली सीढ़ी ये रूप में देखी जा रही है। और जहां तक याकूब मेमन के जो वकील हैं शुबेल फारूक और इनके चचेरे भाई आपका याकूब मेमन के उस्मान मेमन, ये आज नागपुर के मध्यवर्ती कारागृह में लगभग 2 घंटे तक लगातार याकूब मेमन से बातचीत की और बातचीत करने के बाद बाहर निकलकर उन्होंने ये सोचा था कि शायद सर्वोच्च अदालत उन्हें ये मौका। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन उससे पहले नजर